नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी प्रीवियस पेपर में। ये हमारी प्रीवियस पेपर की एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हमने जितने भी हमारे पेपर हुए सभी को उठाया है और जो अब हमारा सिलेबस आया है उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिकों से हमने वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण उठाए हैं। ये हमारा टारगेट होता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसे अपना पूरी डिटेल में पढ़ते हैं कि भविष्य में यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो अपना बाहर ना जाए। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करते हुए चलना और ये देखना अपना कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है हमारा जो हमारा गलत चल रहा है, उस पर मेहनत करो। एक एक टॉपिक को उठाकर मेहनत करो। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्या दिया गया है? छंचर को कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं? शब्द दिया गया है और पूछा कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए शनिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या रविवार। तो आपको याद रखना है जो हमारा छंचर होता है कुमाऊनी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? शनिवार बोलते हैं। सही है, आपको याद रखना है कि शनिवार को कुमाऊनी भाषा में और आपका गढ़वाली भाषा में दोनों में क्या बोलते हैं? तो छंचर बोलते हैं। सेम सेम हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं? तो कुमाऊनी भाषा में बृहस्पतिवार को बोलते हैं बीपे। क्या है? बीपे। उसके बाद नेक्स्ट गढ़वाली में क्या बोलते हैं? बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है, विप बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विप बार। जबकि शुक्रवार को क्या बोलते हैं? कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं शुक, जबकि गढ़वाली में बोलते हैं शुक्रवार। उसके बाद नेक्स्ट रविवार को कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं एतवार, एतवार, जबकि गढ़वाली भाषा में बोलते हैं थोड़ा सा अंतर है, एतवार। इतना अंतर हो जाता है। ठीक है, तो ये चार हो गए, आपने याद रखना। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि सोमवार को क्या बोलते हैं। जब लिखे तो सभी कंप्लीट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं सोमवार की। सोमवार को कुमाऊनी भाषा को सोमवार को कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं? तो याद रखना सोमवार। ठीक, और गढ़वाली में सोमवार। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंगलवार की। मंगलवार की, मंगलवार को कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाता है मंगल और बार बदल देते हैं बस, बाकी गढ़वाली में भी सेम होता है मंगलवार। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बचा? एक बचा हमारा बुधवार। बुधवार, बुधवार को कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं? इसमें बोलते हैं बुध, जबकि गढ़वाली भाषा में बोलते हैं बुधवार। ठीक है, तो याद रखना सभी हमारे दिन हो गए। इसी तरह से अपना पूरा टारगेट होता है। जैसे दिनों के नाम है आपको याद रखना, अगले किसी भी हमारे प्रैक्टिस सेट में जो होगा आपका उसमें अपने महीनों के नाम आ जाएंगे। इसी तरह से जो भी टॉपिक होगा सबसे अपने उठाते हुए चलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी हमारा लोकोक्ति से है। क्या दिया गया है? देखो क्या है, जैक दगाड़ पार्वती बी महादेव। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। क्या होगा जो दिया गया है हमारी लोकोक्ति का अर्थ? जैक दगाड़ पार्वती बी महादेव। पहले क्या है? पार्वती महादेव के साथ रहती थी, ये तो रहती थी लेकिन इसका अर्थ नहीं होगा। उसके बाद पति पत्नी का अलग अलग रहना, पत्नी के सहयोग से सफलता मिलती है। उसके बाद पति पत्नी का साथ रहना। पहले दिया गया अलग रहना, यहाँ साथ रहना, तो ना तो अलग रहना होगा ना साथ रहना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है? पत्नी के सहयोग से सफलता मिलना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी रचना है जिसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन दिया गया है पहला कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि और उसके बाद ध्रुव स्वामिनी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ध्रुव स्वामिनी। प्रसिद्ध है, ये भी पूछी जाती है ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? याद रखना ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, ये किसकी है? हमारी जयशंकर प्रसाद जी की है। जय शंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख नाटक आता है ध्रुव स्वामिनी। बाकी जो दी गई है
कायाकल्प, रंगभूमि और हमारा कर्मभूमि किसके? मुंशी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचना है। इससे अलग की उपलब्धि मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो आपको याद रखनी है, पहले तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना 1880 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, तो बताना 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म और मृत्यु दोनों कहां पर हुए? दोनों बनारस है, दोनों बनारस है। तो इनका संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश के बनारस से इनका संबंध है। जबकि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम आता है इनका धनपत राय। एक तो ये नाम याद रखना। इससे अलग जो आपको याद रखना, जब ये उर्दू में कविताएं लिखते थे तो अपना नाम रखते थे नवाब राय। क्या रखते थे? नवाब राय। तो दोनों नाम नवाब राय और धनपत राय इन्हीं के नाम है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनके उपनाम की। बहुत ज्यादा इनके उपनाम है जो हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक जैसे क्या बोलते हैं इन्हें? उपन्यासकार, उपन्यासकार या उपन्यास का सम्राट, उसके बाद कहानी सम्राट, कथा सम्राट, ठीक है। ये तीनों उपन्यास, कहानी और कथा का क्या है? सम्राट बोला गया है किसे? मुंशी प्रेमचंद को। इससे अलग और क्या नाम है इनके? कलम का जादूगर, ठीक है। ये चीज है इनके उपनाम, आपको याद रखने। अब बात कर लेते हैं इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसके लिए मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपको याद रखना। जैसे आता है आपका इनका पहला उपन्यास आता, पहला प्रेमा, पहला उपन्यास है। उसके बाद कायाकल्प जो ऑप्शन नंबर ए में है, ये इनका दूसरा उपन्यास है कायाकल्प। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना सेवा सदन, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमा, सेवा सदन। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना आपको सूरदास की झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट निर्मला, निर्मला के बाद गोदान, गोदान बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि गोदान का विषय क्या है, तो बताना गोदान कृषक पर आधारित है, कृषकों पर आधारित है कौन सा? गोदान। उसके बाद नेक्स्ट गोदान से अलग जो आपको याद रखने, गबन, गोदान, गबन, वरदान बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के बाद अन्य चीजें जो आपको याद रखना है, इनकी कहानी संग्रह आती है जैसे मानसरोवर, मान सरोवर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सोझे वतन, सोझे वतन, सोझे वतन से नेक्स्ट आपको याद रखना है जो इनके कुछ महत्वपूर्ण है जिनके कारण मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध हुए थे, नाम याद रखना। जैसे नमक का दरोगा, नमक का दरोगा किस पर आधारित है, तो बताना ये भ्रष्टाचार पर आधारित है। इससे अलग आपको कुछ चीजें याद रखनी है। मुंशी प्रेमचंद के पत्र पूछे जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ पत्र पूछे जाते हैं। कौन कौन से पत्र हैं, तो याद रखना पहला माधुरी, उसके बाद हंस, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये महत्वपूर्ण इनके पत्र हैं। ये चीजें हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। जितनी चीजें आप इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, ना ही इनसे ज्यादा किसी से क्वेश्चन पूछे गए और ना ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी उपलब्धियां हैं, जितनी पढ़ो उतनी ही कम है, ठीक है। फिलहाल इतनी याद रखना। उसके बाद जैसे कोई अगले उसमें हमारे सेट में क्वेश्चन आएगा मुंशी प्रेमचंद से, तब इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यही हमारा टारगेट है कि एक कवि हो, उससे संबंधित जितनी चीजें बताई जा सकती है उतनी बताई जाए, फिर वो भविष्य में आएगा तो उससे क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पूरे टारगेट के साथ है, आपको बताना है क्या पूछा है इसमें। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? 1927, 1936, 1957 या 1959? क्या हमारा आंसर होने वाला है? देखो क्या दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? ऑल इंडियन रेडियो सेवा, जो ऑल इंडिया रेडियो सेवा, इसका प्रारंभ किया गया 1936, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारा बी। अगर सिर्फ क्वेश्चन होता इतना, भारत में
रेडियो सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? तो देखो, अगर रेडियो सेवा पूछा जाए तो बताना 1927, ऑल इंडिया रेडियो पूछा जाए तो बताना 1936। उसके बाद नेक्स्ट जो 1957 है, इसमें क्या है आपका? आकाशवाणी। आकाशवाणी, ये जो क्वेश्चन है हमारे जनसंचार से पूछे जाते हैं, जनसंचार में आते हैं, ठीक है। और यही लगता हमें कि हमारी हिंदी अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि पत्र लेखन, जनसंचार या हिंदी का जो प्रारंभिक परिचय है, ठीक है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए या सम्मेलन हो गए, उनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं जो हमारे नहीं हो पाते हैं, तो हमारे वही नंबर बनते हैं 8-10, क्योंकि हम इन चीजों को टारगेट नहीं बनाते हैं। तो ये चीज याद रखना, आकाशवाणी 1957। उसके बाद नेक्स्ट 1959 दिया गया है, इसमें क्या प्रावधान है? तो याद रखना, इसमें भारत में टेलीविजन प्रारंभ है। टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो बताना 1959 में हुई थी। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए टेलीविजन के बारे में, टेलीविजन विधिवत रूप से और पूछा भी जा चुका है ये कि भारत में टेलीविजन विधिवत रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो बताना ये किया गया था 1965 में। अब बताइए, आपके सामने 5-6 क्वेश्चन बने अपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना अपना, पूरी तरह से देखना, इसी के बाहर, इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? बी आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अभी पिछला जनसंचार से, पत्र से, सब वो टॉपिक है हमारे जो हमारे सिलेक्टेड है। ये नहीं है, ये नहीं कराया जा रहा कि क्या आने की संभावना है, ये टारगेट है कि क्या क्या चीजें आएंगी। नियुक्ति के लिए, जब हमारी नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? आप बताइए, आपके सामने है। नियुक्ति के लिए कौन सा पत्र? आवेदन पत्र, आवेदन करते हैं, संकल्प है, उसे निविदा है, या ज्ञापन पत्र? तो याद रखना, नियुक्ति के लिए कौन सा पत्र होता है हमारा? आवेदन पत्र होता है। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना है क्या पूछा गया है। मोहन की पुस्तक अच्छी है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग किस रूप में किया गया है? मोहन की पुस्तक अच्छी है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग किस रूप में किया गया है? ऑप्शन है ए विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण और प्रविशेषण। तो एक चीज बता देता हूं, प्रविशेषण का प्रयोग तो नहीं किया गया। इन तीन में से बताना है कौन सा है, इन तीन में बताना है कौन सा हमारा होने वाला है। क्या हमारा विशेष्य विशेषण है, विधेय विशेषण है, या हमारा उद्देश्य विशेषण है? कौन सा आंसर हमारा शुद्ध रूप के साथ होने वाला है, यही आपको बताना है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए और आपको घुमाया जाए, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब कभी भी, देखो, हमारा विशेषण, जब कभी भी विशेषण कर्ता से पहले हो, जब कभी भी विशेषण कर्ता से पहले हो, तो उसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, क्लियर है? याद रखना है, ठीक है, स्टार लगा लो। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, जब कभी भी हमारा विशेषण कर्ता के बाद हो, तो उसे बोलते हैं हम विधेय विशेषण, और हमेशा के लिए काम खत्म। ठीक है, याद रखना, जब कभी भी हमारे विशेषण का प्रयोग कर्ता से पहले तो बनेगा उद्देश्य, विशेषण का प्रयोग कर्ता के बाद तो विधेय विशेषण। अब देख लेते हैं इसमें, देखो, विशेषण क्या है हमारा? अच्छी, और ये किसके बाद आया हमारा? ठीक है, पुस्तक के बाद आया है। ये विशेषता बताई गई है, ये किसकी बताई गई है? तो ये हमारी पुस्तक की विशेषता बताई गई है कि पुस्तक कैसी है? पुस्तक अच्छी है। अब आप यहां मत सोचना कर्ता की बात हुई तो यहां मोहन है। अब विशेषण से क्वेश्चन करो, ए अच्छी, तो क्या है? तो अच्छी बताएगी मैं पुस्तक हूं। तो जो विशेषता बताई जा रही है पुस्तक की बताई जा रही है। तो आपको याद रखना, देखो, अगर होता मोहन की पुस्तक अच्छी है तो हमारा आंसर हो जाएगा विधेय विशेषण, क्योंकि पुस्तक के बाद आया हमारा विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट अगर होता, सिर्फ इतना होता, अच्छी पुस्तक, तो ये देखो पुस्तक के पहले आया, अगर पहले आ जाता तो हमारा हो जाता उद्देश्य विशेषण, लेकिन बाद में आया है तो क्या हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण। इस तरह से आप क्वेश्चन करके देखो कि जो भी हमारा विशेषण है, यदि हमारे करने वाले के कि ये जो विशेषण है किसकी विशेषता? पुस्तक की विशेषता। अब कर्ता से मोहन पर मत चले जाना, ये इसकी ट्रिक है, आपको इसी तरह से याद रखना है।
ठीक है, अगर क्वेश्चन होता देखो इस तरह से बना हुआ था जो यहाँ पे लिखा है अच्छी पुस्तक, जैसे एक वाक्य बना देता हूं, देखो यहीं पे देखो, मोहन, अब होता मोहन अच्छी पुस्तक लाया है। ठीक है, अब दोनों वाक्य बन गए, एक ऊपर लिखा मोहन की पुस्तक अच्छी है, तो यहां अच्छी जो आया है पुस्तक के बाद, और यहाँ क्या आया है अच्छी पुस्तक के पहले। यदि पहले तो उद्देश्य और बाद में तो विधेय। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी ये चीज समझ में आई होगी। आप यहाँ कर्ता से मोहन मत सोच लेना, कर्ता का तात्पर्य जिसके साथ विशेषण आया है। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बताइए क्या दिया गया है इसमें। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि दी गई है, वचन संबंधी, कारक संबंधी, लिंग या विशेषण संबंधी। बताइए कौन से संबंधी इसमें अशुद्धि दी गई है। देखिए एक चीज है, हमारा समाज उन्नति के पथ में नहीं होगा, पर होगा। पहले तो ये क्लियर होगा, शुद्ध वाक्य तो इस तरह से बनेगा, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। इस वाक्य में अब बताइए में और पर किस में आते हैं, तो हमारे ये कारक में आते हैं। तो कैसी अशुद्धि हो गई, ये हमारी कारक संबंधी अशुद्धि हो गई। ये वाला टॉपिक जोड़ा गया है। अब जो हमारा आया है वाक्य शुद्धि वाला नया टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। क्या दिया गया है, इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए वाक्यांश बताना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए वाक्यांश बताना है। ऑप्शन भी दे दिए गए हैं हमारे, इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। क्या हमारा आंसर होने वाला है, तो याद रखना इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते इंद्र को जीतने वाला, अर्थात इंद्रजीत। ठीक, अब कुछ को लग रहा होगा सर ऑप्शन नंबर डी भी तो हो सकता है। तो जो डी होता है इसका अर्थ होता है हमारा इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय, और जिसने इंद्र को जीता हो उसे बोलते हैं इंद्रजीत। ठीक है, दोनों याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बताइए क्या दिया गया है इसमें। इसमें पूछा गया है योजक चिन्ह के साथ शुद्ध शब्द बताना है। बताइए कौन सा होगा हमारा जो योजक चिन्ह के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट शुद्ध आधार पर बैठेगा, कौन सा रूप हमारा होने वाला है। बताइए पहला गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, उसके बाद चौपाया। देखो चौपाया तो होगा नहीं, अलग है, क्योंकि चौपाया एक साथ ही होता तो ये नहीं होगा। अब बताइए कौन सा आपके हिसाब से हो सकता है, गंगा जल, बेबुनियाद। अब बताता हूं, देखो बेबुनियाद भी नहीं होगा क्योंकि बेबुनियाद पूरा लिखा जाता है, गंगा जल या बड़ा सा बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस आधार से आप क्वेश्चन पूछने का तरीका देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना जो शुद्ध रूप होगा हमारा बड़ा सा होगा, जबकि गंगा जल पूरा लिखा जाता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा गंगा जल के बीच में आपका गैप दिया गया है, गंगा जल पूरा ही लिखा जाता है। ठीक है, बेबुनियाद पूरा आएगा, चौपाया पूरा आएगा, बड़ा सा के बीच में आता हमारा योजक चिन्ह। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या पूछा गया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना कौन सा है, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। और इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। ठीक है, और अपना ये टारगेट है जैसे ही क्वेश्चन आ जाए हमारे बाहर ना जाए। तो पहले तो आपको ये याद रखना, क्वेश्चन छोड़ दो, आपको ये देख याद रखना कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना जो दिया गया हमारा, पहला प्रश्नवाचक, दूसरा होता हमारा विस्मयादिबोधक, तीसरा होता हमारा इच्छावाचक, चौथा होता हमारा निषेधवाचक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है विधानवाचक, विधानवाचक के बाद आपका होता नेक्स्ट आज्ञावाचक, आज्ञावाचक के बाद संकेतवाचक, और जो लास्ट होता हमारा संदेहवाचक। ठीक है, इस तरह से होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहां दिया गया है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये क्या बात है आप बताइए,
क्या इसमें कहीं प्रश्न पूछा है? बताइए, प्रश्न पूछने की बात नहीं है। क्या इसमें चौंकने की बात है? ये नहीं है। क्या इसमें निगेटिव है? ये नहीं है। आंख बंद करके लगा दो, क्या हो जाएगा? ये हमारी इच्छा है, इस बार तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, अगर कहीं होता हो सकता बारिश हो तो हमारा संदेहवाचक हो जाता। इसी तरह से होते हैं जो हमारी दिनचर्या होती है, उसी के आधार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिनचर्या से बाहर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे नए जो टॉपिक जोड़े गए हैं उसी आधार से अपने क्वेश्चन उठाए गए हैं, सब अपने लेटेस्ट सब क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना हमारा कौन सा भाग हमारा जो गलत दिया गया है। पहले क्या दिया गया है? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, या भैया कोई त्रुटि नहीं है? आप बताइए। अभी जब हम पढ़ रहे थे कारक संबंधी शुद्धि, ये उसी के जैसा है, ये भी सेम उसी में है। आप बताइए कौन सा इसमें हमारा गलत होने वाला है? कौन सा वाक्य टोटल दिया गया, पूरा वाक्य ये, इसमें कौन सा भाग हमारा, कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला है? बताइए। अब देखो इसमें क्या है, ये पहचान करनी है। जब ये शब्द आया है सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम का मतलब होता है अपने आप में सर्वोत्तम, इससे ऊपर अब कुछ नहीं है। तो ये जो शब्द लिख दिया है सबसे सर्वोत्तम, तो गलत दे दिया, सबसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या होना था? सर्वोत्तम है। भारत वर्ष के पर्वतीय क्षेत्रों की सुंदरता सारे विश्व में सर्वोत्तम है, ये शुद्ध हमारा वाक्य था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछा है इसमें? पंकिल किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? बताइए पंकिल किसका है? प्रलय, धवल, मलिन या पामर? बताइए पंकिल किससे संबंधित है? तो जो पंकिल होता है इसका अर्थ होता है हमारा गंदा या मैला जो होता है, गंदा, मैला, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी मलिन। तो पंकिल होता है जो कीचड़ होता है ना, मैला, वो होता है पंकिल। उसी को क्या बोलते हैं? मलिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, इसी आधार से बनता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली है जो हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अगर आप इस तरह से अपनी पहचान करना चाहते हो तो आप इसे इस तरह से लिख दो, अब 6। अब 6 में क्या आएगी? देखो ऐसा आ जाएगी हमारी अवधि। क्या हो जाएगा? ऐसे अवधि, वैसे बघेली, और 6 से छत्तीसगढ़ी। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी में। जो बाहर की चली गई है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक, आप इस तरह से याद रखना कि पूर्वी हिंदी में क्या आती है, तो बताना अब 6 आती है और काम कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, और ये पूछा है अलंकार से। आपके सामने आपको बताना है। हमारे हर टॉपिक में अलंकार से क्वेश्चन होता है, क्योंकि अलंकार से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। क्या दिया गया है इसमें? देखो इसमें दिया गया है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा किसी विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखो अलंकार कुछ इस तरह से पूछा नहीं है, बस परिभाषा पूछिए कौन से अलंकार की परिभाषा दी गई है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए। पहले दिया गया अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार में तो हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है, उसका अर्थ होता है अतिशोक्ति, मतलब हद कर देना। सही है, वो होता अतिशोक्ति। तो अतिशोक्ति तो होना नहीं है। अब बताइए पूरे वाक्य में कहीं क्या संदेह की बात की गई है? संदेह की कोई बात नहीं की गई है, डायरेक्ट लिखा गया है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से, ठीक है, कोई संबंध जोड़ा जाए तो तब कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो याद रखना हमारा आंसर हो जाएगा अर्थ अंतर्न्यास अलंकार हो जाएगा। जबकि रूपक अलंकार में क्या होता है? इसमें तो आरोप लगाया जाता है।
ठीक है, आपने अगर अलंकार व्यवस्था से पढ़े हुए तो आप ऑप्शन से आना है। अलंकार कितने, इससे कोई मैटर नहीं होता। हमारे पेपर करते समय तो अलंकार 4 ही आने हैं, अगर उन 4 की परिभाषाओं को पता है तो आप अलंकार छोड़कर मत आना, इसकी बिल्कुल गारंटी है। सही है, और ना ही अलंकार बाहर जाएगा, क्योंकि अलंकार हम अपने जो भी कराते हैं अपना बिल्कुल विस्तार पूर्वक करते हुए चलते हैं। क्या दिया गया है इसमें बताना है आपको। क्वेश्चन पूछा है बाज शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। आपके सामने है कौन सा शब्द है जो हमारा बाज शब्द का स्त्रीलिंग होगा, बताइए। बाज का चील, उसके बाद बाजनी, उसके बाद नरबाज या मादाबाज। बताना आपको क्या हमारा इसका सही आंसर होने वाला है, बताइए क्या होगा। अब देखो बाज शब्द क्या है, तो याद रखना बाज शब्द हमारा पुरलिंग शब्द है। क्या है, बाज पुरलिंग है, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा पुरलिंग होते हैं, याद रखना है। कुछ शब्द हमारे हमेशा क्या होते हैं, तो कुछ शब्द हमारे हमेशा पुरलिंग होते हैं। जैसे एक शब्द हमारा बाज, हमेशा पुरलिंग होगा। उसके बाद एक होगा मगरमच्छ, मगरमच्छ। उसके बाद मच्छर, मच्छर के बाद खटमल, नेक्स्ट बिच्छू। तो ये शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे हमेशा क्या होंगे, पुरलिंग होंगे। यदि हमें इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो इनका, यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो इनके आगे हमें शब्द लगाना पड़ेगा मादा, बस काम खत्म। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे हमेशा पुरलिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, मादा शब्द लगा देते हैं। अब बाज का बाजनी नहीं होगा, मगरमच्छ का मगरमच्छनी नहीं होगा, मच्छर का मच्छरनी नहीं होगा, खटमल का खटमलनी नहीं होगा, बिच्छू का बिच्छू नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा इनके आगे हम क्या लगाएंगे, मादा शब्द लगा देंगे, अपने क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो कुछ शब्द होते हैं जो हमारे मादा और नर के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे इससे अलग और चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको याद रखना। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं हमारे हमेशा स्त्रीलिंग, ये हमेशा क्या है, पुरलिंग। उसका कुछ शब्द याद रखना हमेशा क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सर जी, तो आपको याद रखना जैसे दीमक होती है, दीमक, चील। अब चील का चील ही होगा, चीला नहीं होता। उसके बाद जो जुएं हो जाती है, उसके बाद मछली। ये ऐसे शब्द आ रहे हैं जो हमेशा क्या होंगे, स्त्री। मछली का, ठीक है, मछला नहीं होता, मछली मछली ही रहती है। उसके बाद मैना, तोता मैना वाली मैना। उसके बाद तितली, तितली से अलग चींटी। उसके बाद नेक्स्ट मकड़ी। ठीक, तो ये ऐसे शब्द है जो क्या है हमेशा, ये हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या सर इनका पुरलिंग नहीं बन सकता, तो बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, इसके आगे नर लगा दो, काम खत्म। दीमक का क्या होगा, नर दीमक। चील का नर चील, जू का नर जू। ठीक है, मछली का मछला नहीं होता, नर मछली। मैना का नर मैना। ठीक है, चील, इसी तरह से तितली मकड़ी सब नर लग जाएंगे। तो ये वो शब्द हैं मेरे बच्चे जो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, और हमेशा क्या होते हैं, पुरलिंग। आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग पुरलिंग आपको लगता है ऐसा होगा कि आपने पढ़ रखे हैं। ये हिंदी है, ये माता है हमारी, जब ये अपनी विशाल रूप में आएगी तो किस तरह से अपने तोते उड़ा देगी पता भी नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाज का मादाबाज। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। संज्ञा से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अपने जो भी क्वेश्चन होंगे सब लेटेस्ट होते हैं। क्या दिया गया है, युद्धों के नाम में कौन सी संज्ञा होगी। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। दुनिया में जितने भी नाम होते हैं सब संज्ञा होते हैं, ये संज्ञा की परिभाषा है। ठीक है, किसी वस्तु स्थान वाली जो परंपरा है आप उसे त्याग दो। दुनिया में जितने भी नाम है सब संज्ञा होते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। ठीक है, तो युद्ध के नाम जैसे पढ़ सकते हैं, देखो युद्ध के नाम पूछा है, जैसे पानीपत का, पानीपत का युद्ध। उसके बाद प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो ये क्या है, तो युद्ध के तो नाम है, और जब युद्ध का नाम आया, हमने लिया युद्ध का नाम, तो ये किसमें चला जाएगा, जब युद्ध का नाम आता तो बताना हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता है।
ठीक है। अगर सिर्फ होता युद्ध में कौन सी संज्ञा है, सिर्फ युद्ध, तब बताते जातिवाचक, लेकिन युद्ध का नाम पूछा है, नाम जैसे पानीपत, प्लासी, बक्सर, ठीक है, तलीकोटा का, इस तरह से जो ये युद्ध है, तो युद्ध के नाम पूछेंगे ना तो नाम व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और होता सिर्फ युद्ध में संज्ञा तो हम बताते हैं जातिवाचक है। ठीक है, जैसे समाचार पत्र है हमारे, समाचार में जातिवाचक है, जबकि समाचार का नाम ले लोगे अमर उजाला, दैनिक जागरण, ठीक है, स्टार टाइम्स, तो क्या हो जाएंगे हमारे, वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। इस तरह से चीजों को आप समझो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है इसमें, एक और शब्द आया हमारा, क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है हमारा स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं होने वाला है। क्या दिया गया है, 13 साला, त्रि 10 साला, उसके बाद त्रिदिव, उसके बाद गो और नाक। बताइए क्या आंसर हमारा इसका होने वाला है। स्वर्ग के महत्वपूर्ण है, स्वर्ग के कई एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। जैसे और क्या नाम है तो बताना, दिव्य धाम होता है, जो हमारा दिव्य धाम होता है बताना स्वर्ग का पर्यायवाची। उसके बाद परम धाम, दिव्य धाम, परम धाम, उसके बाद सुरलोक, सुर मतलब देवता, जहां देवता रहते हैं, सुरलोक, उसके बाद देव लोक अर्थात जहां देवता रहते हैं, वही तो है, तो स्वर्ग तो है, तो ये याद रखना, सुरलोक, देवलोक, परम धाम, दिव्य धाम। उसके बाद और जो आपको याद रखना है, जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा स्वर्ग का ही पर्यायवाची है। उसके बाद जो दिया गया है त्रिदिव, ये भी हमारा पर्यायवाची होता है। गो नहीं होता, गो किसका होता है, ये हमारा गाय का होता है। जबकि नाक, नाक भी हमारा स्वर्ग का ही होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी होगा, गो नहीं होगा, ये हमारे गाय का होता है। जबकि नाक होता है, गाय के बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, जैसे धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी, गाय के भी याद रख लेना। जैसे कौन सा, धेनु, सभी को पता होगा इसका। उसके बाद सुरभि, नेक्स्ट भद्रा, जो हमारी कर्नाटक में नदी आती है। उसके बाद और नाम याद रखना, रोहिणी, किसका नाम है, रोहिणी हमेशा याद रखना एक गाय का है। ठीक, तो ये पर्यायवाची कौन सा आंसर हुआ हमारा, सी हमारा आंसर हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वर्तनी से क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी, शमशान बताना है। कौन सा शमशान है हमारा जो शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए कौन सा शमशान है हमारा जो शुद्ध रूप में होने वाला है। सभी में शमशान लिखा है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी, शमशान। पहला वाला से आधा आएगा, दूसरा पूरा आ जाता है, याद रखना शमशान होता है, शमशान। चाहिए, ठीक। अगर आपको डाउट लगता है आप कमेंट में कर सकते हो कि सर मुझे तो बी लग रहा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा उपवाक्य है। फिर उपवाक्य से क्वेश्चन पूछे, और उपवाक्य से क्वेश्चन आते ही रहते हैं हमारे, ठीक है। और मैं इसके बारे में हमेशा बता चुका हूं। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, आंख बंद करके कहना सर 3 होते हैं। कौन कौन से हैं तो बताना, पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया उपवाक्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन सा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में पहचान के लिए शब्द आता है कि, जो पूछा भी गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में कुछ शब्द आते हैं पहचान के लिए, जैसा आपको शब्द मिल जाए जो के बाद आएगा जैसा, जो जैसा, उसके बाद जितना, जो जैसा जितना, उसके बाद जिसके, ये शब्द आते हैं, जय वाले हैं। आगे भी जय वाले आएंगे लेकिन अलग है, याद रखना। क्रिया विशेषण उपवाक्य पहचान के लिए कौन से शब्द आते हैं, उसमें आते हैं हमारे जब, जब आएगा, उसके बाद जहां शब्द आएगा, उसके बाद जियो शब्द आएगा, इंपोर्टेंट है, उसके बाद लास्ट जिधर। ठीक है, ये शब्द याद रखना, जय वाले हैं सभी, पूरी पहचान हो जाती है बिल्कुल। फिलहाल क्या क्वेश्चन पूछा गया था, राम ने कहा कि, और की किस में आता है हमारे, संज्ञा उपवाक्य में। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं तो बताना, उपवाक्य के सब 3 भेद होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द हमारे कंप्लीट होने जरूरी है, क्योंकि ये हमारे हिंदी की जड़ होते हैं।
बताइए कौन सा हमारा गंगा का पर्यायवाची नहीं होने वाला। पहला दिया गया मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, उसके बाद सुरसरिता, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। बताइए गंगा के पर्यायवाची भागीरथी होता है, उसके बाद जाह्नवी भी होता है, गंगा का ही पर्यायवाची है जाह्नवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देवों की नदी है तो देव पगा होता है, अर्थात देवों के पैरों से, इस तरह से इसका अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है आपको त्रिपथगा, त्रिपथ और गा, त्रिपथगा गंगा का ही है। उसके बाद सुरधुनी होता है, देखो सुर सरिता तो है, सुरधुनी भी होता है, सुर मतलब देवता, ठीक है, सुर धुनी ये भी किसका हमारा गंगा का होता है। उसके बाद नेक्स्ट सुर सरिता भी होता है, अमृत तरंगनी, अमृत गंगा तेरा पानी अमृत, अमृत अमृत तरंगनी। उसके बाद नेक्स्ट विष्णु से संबंधित है, याद रखना विष्णु पदी, विष्णु पदी भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना आपको देवधुनी, देव नदी भी थी और देव धुनी भी है। नेक्स्ट उससे अलग नदीश्वरी, नदीश्वरी और ध्रुव नंदा, ये सब किसके नाम है, हमारी गंगा जी के नाम है। तो कौन सा नहीं होगा सर, तो बताना सर ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो कालिंदी किसका है, ये हमारा किसका हो जाता है, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना का। यमुना कौन है, सूर्य की पुत्री है, ये याद रखना इनके बारे में, ठीक है। यमुना के भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आपका क्या होता है कालिंदी। उसके बाद एक चीज याद रखना, अगर पूछा जाए कृष्णा किसका है तो ये आपका यमुना का ही पर्यायवाची होता है। उसके बाद अर्क जा, देखो सिर्फ अगर बात करेंगे अर्क की तो ये सूर्य का है, लेकिन जैसे इसके आगे जा लगा तो एकदम हो गया सूर्य की पुत्री। उसके बाद नेक्स्ट आपको और याद रखना है भानु जा, भानु सूर्य का है, जा लगा तो पुत्री हो गई क्योंकि सूर्य की पुत्री है। उसके बाद नेक्स्ट रवि तन्या, रवि सूर्य का है, तन्या शब्द आया, पुत्री हो गई तो सूर्य की पुत्री है। इतने आसान है यमुना के, सबसे ज्यादा ही इसके हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द लिख दिया तरणी, सूर्य का होता है, जा लगा दो किसका बन जाएगा, यमुना का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप बना सकते हो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है यमुना का, मैं मानता हूं आप याद कर लो यमुना का कौन सा है, इन्हें बोलते हैं हम काल गंगा, काल गंगा, ठीक है। काल गंगा है, गंगा का है, गंगा का नहीं है, यमुना का है काल गंगा, ठीक है। तो ये याद रखना सूर्य की पुत्री है, उसी से मिलते जुलते इनके सब नाम होते हैं, आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। रवि सुत रवि तन्या सब किसके, हमारी यमुना के। जब आगे पूछे जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नारी शब्द का बहुवचन बताना है, नारी शब्द का बहुवचन बताना है, ठीक है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या होता है, ठीक। उसके बाद हिंदी में कितने भेद होते हैं वचन के, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में, मराठी में और गुजराती में, इन तीनों में वचन के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। क्वेश्चन बताना है, नारी का बताना है ईमानदारी के साथ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि नारी का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। क्या नारियों होगा, नारियां होगा, नारीजन होगा, नारीगण होगा। आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।